गुड इवनिंग एवरीवन। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं पुनः सभी का एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरी एक क्लास हो चुकी है ज्योमेट्री की, आज क्लास दूसरी होगी और ज्योमेट्री के क्लास दूसरे में आज हम सीखेंगे दूसरे क्लास में आज हम सीखेंगे ट्रायंगल। क्या सीखेंगे माय डियर? ट्रायंगल। यानी क्लास 2 में आज हम सीखेंगे ट्रायंगल के सारे कंसेप्ट, जितने भी इसमें बनते हैं, कितने टाइप्स ट्रायंगल बनते हैं, सभी ट्रायंगल के बारे में आज हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यानी भुजाओं के आधार पर एवं कोणों के आधार पर दोनों तरीके से हम देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार से बनते हैं और उन सभी की एक एक प्रॉपर्टी सीखेंगे और सीखते हुए चलेंगे। फिर आगे चल के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि ये लगभग 3 से 4 क्लासेस हमारी चलेंगी, तो आज हमारी इस ज्योमेट्री की क्लास सेकेंड है और इस पूरे क्लास में हम आज सीखेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के बारे में हम 2 तरीके से इनको डिवाइड करके पढ़ते हैं माय डियर। कितने टाइप से? 2 टाइप से। एक तो हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल मतलब कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज यहाँ पास में ट्रायंगल लिखे दे रहा हूँ और इधर एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, इधर एंगल के आधार पर हो गया, इधर हम करेंगे साइड यानी भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। राइट डियर, एक चीज़ आप जान लें कि इसके आधार पर भी 3 होते हैं और इसके आधार पर भी हमारे 3 त्रिभुज बनते हैं। कोणों के आधार पर पहला त्रिभुज हमारा बनता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा बनता है माय डियर? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज हमारे 3 बनते हैं किसके आधार पर? तो आप देखेंगे कि ये हमारे कोणों के आधार पर है। भुजाओं के आधार पर हम देखें तो पहला हमारा कौन सा बनेगा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज लिखा है माय डियर, विषम बाहु त्रिभुज। नंबर दूसरा है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और तीसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमारे टोटल 6 त्रिभुज बनते हैं यदि देखा जाए तो। एक तो ऑन द बेसिस के आधार पर कितने, हमारे एंगल के आधार पर कितने हो गए? 3 हो गए। और भुजाओं के आधार पर भी हमारे कितने हो गए? 3 हो गए। आई होप कि इस त्रिभुज को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इन 6 त्रिभुजों को, इनकी प्रॉपर्टी समझेंगे और देन आगे जब हम चलेंगे तो फिर प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ ही साथ इनकी और भी कंसेप्ट सीखेंगे और आगे फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं, पहला पॉइंट हमने लेकर चला है
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी एंगल के आधार पर यानी कोणों के आधार पर पहला त्रिभुज हमारा बनता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज बनते कैसे हैं माय डियर, इसको हम एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं माय डियर, एक्यूट एंगल। ध्यान रखेंगे आप कि एक्यूट एंगल में किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही एंगल क्या होने चाहिए, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। क्या होना चाहिए माय डियर, कोई भी न्यून कोणीय त्रिभुज जब बनेगा तो वो क्या होगा, उसके तीनों ही कोण, ये तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए माय डियर, छोटे होने चाहिए। तो इस प्रकार का ये बना हुआ कोण हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोणीय त्रिभुज। यानी ये 60 हो तो ये भी 60 हो और ये भी 60 हो, और तीनों का सम आपको तो पता है ये कितना होना चाहिए, 180। कंपलसरी नहीं है कि तीनों ही 60 हो, ये अधिक भी हो सकता है तो ये कम हो सकता है, फिर ये भी उतना ही कम हो सकता है, मतलब होने चाहिए क्या, 90 से कम तीनों ही। तो इस प्रकार का जो बनता है कोण आपका, और सॉरी इस प्रकार जो त्रिभुज बनता है तो आपका क्या कहलाता है, न्यून कोणीय त्रिभुज। एंड सेकेंड में बात करूँ समकोणीय त्रिभुज। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल त्रिभुज। कौन सा माय डियर, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज में क्या होता है माय डियर कि एक कोण 90 डिग्री का होना कंपलसरी है। जैसे कि ये हमारा एक त्रिभुज बना और इस त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोणीय त्रिभुज। याद रखेंगे इसे क्या बोलेंगे हम, समकोणीय त्रिभुज। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का जब एंगल बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण यदि 90 डिग्री का बन जाए तो उसे हम समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण में क्या है, तीनों ही कोण क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए, जबकि समकोणीय त्रिभुज में एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। यदि एक कोण 90 डिग्री का है तो वह त्रिभुज जो हमारा समकोणीय त्रिभुज कहलाएगा। नंबर थर्ड है हमारा, नंबर थर्ड को हम क्या कहते हैं, अधिक कोणीय त्रिभुज। क्या बोलेंगे माय डियर, अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज या इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोणीय। ये कैसा बनता है तो याद रखेंगे, किसी भी त्रिभुज में एक कोण, याद रखेंगे माय डियर, एक कोण यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से मोर देन है तो देन वो त्रिभुज जो होगा हमारा वो अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाएगा। यानी तीनों अब आपको समझ आए होंगे कि न्यून कोणीय में तीनों ही कोण न्यून कोण होने चाहिए, अधिक कोणीय में एक कोण अधिक कोण होना चाहिए तो अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाएगा, और समकोण त्रिभुज में तीनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह हमारा समकोणीय त्रिभुज कहलाएगा। आई होप कि ये तीनों ही आपको अब त्रिभुज समझ आ गए होंगे। बहुत ही बेसिक है माय डियर, वो भी स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगिनर है, बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, वो भी इसको सीख कर अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकता है। और इससे ज़्यादा पटवारी के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि आप यदि इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप पूरा सॉल्व करेंगे। अभी हमारा क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा इसी का, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज।
तो बस अब देखते हैं। तो पहला त्रिभुज हमारा कौन सा होगा? विषम बाहु। माय डियर, कौन सा होगा? विषम बाहु त्रिभुज। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। क्लियर? यानी हमारा ये कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज। तो क्या हो गया? स्केलन ट्राइंगल। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का ये त्रिभुज बन रहा होगा। यानी ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो मैं कहूँगा कि ए बी, बी सी एंड सी ए डज नॉट इक्वल्स टू, यानी ए बी बी सी के बराबर नहीं होगा, बी सी सी ए के बराबर नहीं होगा और सी ए बी के बराबर नहीं होगा। यानी इस प्रकार का यदि यह त्रिभुज बनता है तो उसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्राइंगल। अगला है हमारा समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज। तो समद्वि बाहु त्रिभुज को क्या बोला जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्वि बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि इसका डायग्राम बनाए तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा और मैं इसका नाम दे दूं ए बी एंड सी। तो ये क्या होगा कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी जो होगा वो ए सी के क्या होगा? इक्वल होगा, बट डज नॉट इक्वल्स टू बी सी। यानी दो भुजाएं तो बराबर हो बट तीसरी भुजा बराबर ना हो। तो इस प्रकार का हमारा जो त्रिभुज होगा वह समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि यानी ए बी सी में एक भुजा मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर हों और तीसरी भुजा असामान्य हो, इनके समान ना हो। तो इस प्रकार का जो डायग्राम बनेगा हमारा क्या कहलाएगा? समद्वि बाहु। और जैसा कि हिंदी में भी लिखा मैं डियर, इसको तोड़ा जाए, संधि विच्छेद किया जाए तो सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, यानी समद्वि बाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्वि बाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप कि ये बात आपको क्लियर है। आइए और अगला लास्ट इस ट्रायंगल को देखते हैं, समबाहु त्रिभुज। यहीं पास मैं लिख रहा हूँ माय डियर। तो तीसरा हमारा कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल एंगल, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं आपस में इक्वल हो, यानी ए बी सी इस प्रकार हो, तो ए बी जो है बी सी के इक्वल हो और बी सी जो है तो ए सी के इक्वल हो। यदि इस प्रकार की तीनों ही भुजाएं आपस में इक्वल हों तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो अब आप इसको देख पा रहे होंगे कि तीनों आपको त्रिभुज जो भुजाओं के आधार पर हैं वो तीनों आपके क्लियर होंगे। यानी विषम बाहु त्रिभुज में क्या है? तीनों ही अलग अलग होंगे। समद्वि बाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी अलग होगी। और समबाहु त्रिभुज में हमारी तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होंगी। अब आइए माय डियर, इसी के अंतर्गत कुछ चीज़ें और सीखते हैं और फिर इनकी सीखेंगे एक एक त्रिभुजों में जो प्रॉपर्टियां बनती हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये था बेसिक कि आप हर त्रिभुजों के बारे में समझें कि कौन सा त्रिभुज किस प्रकार बनता है और कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर?
तो अब आइए सीखते हैं कुछ और भी चीज़ें इन्हीं से रिलेटेड। जैसा कि लिखा हुआ है माय डियर, त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी त्रिभुज के ही अंतर्गत कुछ चीज़ें और भी बनती हैं तो उनको सीख ले, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं आपके क्वेश्चन वो समबाहु, विषमबाहु, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण, समकोण त्रिभुज ये नहीं पूछे जाते, उनके अंदर कुछ और भी चीज़ें बनती हैं तो उन्हीं के बारे में अब हम सीखते हैं। तो पहला हमारा कंसेप्ट है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या है? जैसा कि नाम है अंतः, अंतः का मतलब अंदर होता है। तो याद रखेंगे माय डियर कि किसी भी त्रिभुज में कोणों के अर्धकों के, याद रखेंगे माय डियर, किसी भी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज हो डजंट मैटर, तो किसी भी त्रिभुज के इन कोणों के अर्धकों, यानी इस कोण का अर्धक, इस कोण का अर्धक और इस कोण का अर्धक, ये आपस में जहाँ पास मिलेंगे, ये आपस में जहाँ पास मिलेंगे तो इस पॉइंट को बोला जाता है अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं माय डियर? अंतः केंद्र। और इस केंद्र से एक परपेंडिकुलर लेंथ खींची जाए, यहाँ से अंतः केंद्र से एक परपेंडिकुलर लेंथ खींची जाए तो इसे बोला जाता है अंतः त्रिज्या। माय डियर याद रखेंगे, अंतः त्रिज्या या इन रेडियस बोला जाता है। और इसकी लेंथ लेकर एक सर्कल बनाया जाता है जो इसके चारों तरफ तीनों साइड को छूता हुआ चलता है और इसे बोला जाता है अंतः परिवृत्त। क्या बोला जाता है माय डियर? अंतः परिवृत्त। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे और आज के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि किसी भी त्रिभुज के कोणों के अर्धकों के संगमन बिंदु को अंतः केंद्र बोला जाता है। याद रखेंगे, संगमन बिंदु यानी ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, तो ए बी सी में कोण ए, कोण बी और कोण सी के अर्धक, यानी कोण बी का ये हो गया इसका अर्धक, इसका अर्धक ये हुआ, इसका अर्धक यहाँ से, और तीनों को मैंने आगे बढ़ाया, जहाँ पास ये तीनों एक दूसरे को मिलते हैं वो हमारा अंतः केंद्र कहलाता है। और अंतः केंद्र से किसी भी एक भुजा के बीच की दूरी को अंतः त्रिज्या बोली जाती है। माय डियर याद रखेंगे, अंतः केंद्र से और भुजा की दूरी को अंतः त्रिज्या बोला जाता है। और इसी की लेंथ लेकर एक हम सर्कल घुमाते हैं तो ये हमारा अंतः परिवृत्त कहलाता है। अब इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं माय डियर, तो वो अब आपको समझने की बात है। तो पॉइंट नंबर 1, पहले आपको ये समझना होगा कि ओ क्या है। ओ आपका अंतः केंद्र है। ओ क्या है? अंतः केंद्र है। क्लियर? साथ ही साथ यदि मैं इसको नाम आर दे दूं, इसका नाम क्या दे दूं? आर, तो मैं कहूँगा स्मॉल आर क्या होगा? अंतः त्रिज्या होगी, अंतः त्रिज्या होगी। याद रखेंगे कि आर क्या हमारी अंतः त्रिज्या है। क्या माय डियर? अंतः त्रिज्या। आगे इसी में एक चीज़ और समझिएगा कि यदि ये अंतः त्रिज्या और इनके नाम दे देता हूँ डी, इसका नाम दे देता हूँ यहाँ से यहाँ की दूरी ई, और यहाँ से यहाँ की इसकी नाम दे देता हूँ पॉइंट का नाम एफ। तो अब याद रखेंगे कि अंतः त्रिज्या हमारी क्या है? आर है। तो ये दूरी और ये दूरी हमारी तीनों ही क्या होंगी? बराबर होंगी। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ओ डी इक्वल्स टू ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ इक्वल्स टू आर, और आर क्या है? अंतः त्रिज्या। याद रखेंगे क्या है हमारा? ये अंतः त्रिज्या है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु या तीनों कोण जहाँ आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र बोला जाता है या इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। और इन सेंटर से इस साइड की बीच की दूरी यानी डिस्टेंस इन रेडियस कहलाती है या अंतः त्रिज्या कहलाती है। तो याद रखेंगे
अंतः केंद्र से साइड यानी इस भुजा की दूरी जो है तीनों ही हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसीलिए मैंने लिखा OD इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OF इक्वल्स टू R। R इज अ इन रेडियस, यानी R क्या है, अंतः त्रिज्या है। साथ ही माय डियर, यदि आपसे बोला जाता है कि अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो अंतः त्रिज्या इक्वल्स टू होता है अंतः त्रिज्या यानी इन रेडियस R इक्वल्स टू, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का परिमाप हमारा क्या होता है, अंतः त्रिज्या होती है। इस बात को याद रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पास बाय मिस्टेक अर्ध परिमाप लिखा जाएगा, अर्ध परिमाप, क्योंकि A/S होता है, यानी हमने क्या बताया कि यदि अंतः त्रिज्या आपसे पूछे कि अंतः त्रिज्या बताइए कितनी है, तो आपको यदि इसका क्षेत्रफल पता है और इसका अर्ध परिमाप पता है, तो अर्ध क्षेत्रफल में से अर्ध परिमाप का भाग कर दिया जाए तो अंतः त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगी। आई होप कि अब आपके क्लियर हो गई होगी। साथ ही इसमें कुछ कंसेप्ट और बनते हैं कि मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि बताइए BOC की वैल्यू क्या होगी, यानी BOC का कोण का मान कितना होगा, यानी BOC यानी ये कोण पूछा जाए तो क्या बताएंगे। तो जब भी ऐसा डायग्राम बने या अंतः त्रिज्या बने और आपसे BOC पूछ ले, तो याद रखेंगे, लिखेंगे 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, यानी BOC यानी इसका मान क्या होगा आपका कि 90 डिग्री में इसका हाफ करके ऐड करेंगे तो आपको BOC मिल जाएगा। साथ ही आपसे पूछा जाए कि COA की वैल्यू क्या होगी, यानी COA की वैल्यू, यानी ये कोण पूछा जाए तो आप क्या बता रहे होंगे कि 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण B। और साथ ही थर्ड पूछ लिया जाए आपसे कि कोण AOB पूछा जाए तो आप बताएंगे 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण C। तो इस प्रकार आप इस कॉन्सेप्ट को सीख रखेंगे और नोट डाउन रखेंगे, मतलब नोट करके रखेंगे, क्योंकि जब भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे अंतः त्रिज्या से रिलेटेड, तो आपको इस कंसेप्ट यदि आपको याद रहा तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि किसी भी एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल कैसा भी बने आपसे डजंट मैटर, बस उसकी थ्योरी और जो बोल रखा उसको आपको समझना होगा। बोल दिया कोई एक त्रिभुज है जिसकी अंतः त्रिज्या O है, जिसकी अंतः त्रिज्या क्या है, O है, और A मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। बोल दिया कोण A 42 डिग्री है, तो ये अंतः त्रिज्या है। तो बताइए कि कोण BOC की वैल्यू क्या होगी। क्या मैंने कहा कि अंतः त्रिज्या है तो कोण BOC का मान क्या होगा, और यदि कोण A बराबर 42 है। तो जैसे ही अंतः त्रिज्या बोलेगा तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे हमारे कि अंतः त्रिज्या कब बनेगा, जब कोणों का अर्धक बनेगा, और कोणों का अर्धक बनेगा मतलब अंतः परिवृत्त बनेगा, और अंतः परिवृत्त बनेगा तो इसका मान क्या होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ 21, यानी एंगल 1। तो ये आपको निकल रहा होगा तो कितना आ रहा होगा 111 डिग्री। आई होप कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे आएंगे, पूछे जाएंगे तो आपसे बना रहा होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र या सरकम सेंटर। आइए इसको सीखते हैं क्या बनता है। तो सरकम सेंटर कैसे बनता है माय डियर, इफ एनी ट्रायंगल, यानी कोई भी आपको एक त्रिभुज दे रखा हो और साथ ही साथ
इस त्रिभुज ए बी सी, मान के चलिए मैंने नाम दे दिया कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी एसी और बीए का या एबी का भुजाओं का अर्धक, यानी इस भुजा का अर्धक ऐसे कुछ बनेगा, इस भुजा का अर्धक ये भी कुछ ऐसे ही बनेगा, और इस भुजा का अर्धक यहीं कुछ ऐसे बनेगा। और जब हम तीनों को आगे बढ़ा रखे होंगे माय डियर, ऐसे इस प्रकार और इस प्रकार, आप देख रहे होंगे कि इस भुजा का अर्धक ये है आपका, इस भुजा का अर्धक ये है, और इस भुजा का अर्धक ये है। यानी किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का अर्धक, इस भुजा का अर्धक मतलब बीचों बीच से जहां पास मिल जाए तो इसे हम बोलेंगे माय डियर क्या, परिकेंद्र। इसका नाम मान के चलिए मैंने क्या दे दिया, आई। क्या नाम दे दिया माय डियर, आई। तो इसे हम क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। और परिकेंद्र से इस कोण को मिलाकर, परिकेंद्र से इसको मिलाने वाली भुजा, परिकेंद्र से इस कोण के बीच की दूरी की हम बोलते हैं परित्रिज्या। क्या बोलते हैं माय डियर, परित्रिज्या। या इसी को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन रेडियस, एंड एक हो गया हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, तो क्या हो गया, सर्कम रेडियस। तो क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस। जैसे वो क्या होता था हमारा इन रेडियस, तो ये क्या हो गया, सर्कम रेडियस। अब देखिए, तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी भी इन सर्कम रेडियस कहलाएगी, इन परित्रिज्या। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, परित्रिज्या। और इसके बीच की डिस्टेंस लेकर एक सर्कल बनाया जाए तो ये तीनों ही वर्टेक्स को टच करके इस प्रकार का एक डायग्राम बनाता है, और इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारा एक इस प्रकार के त्रिभुज बनता है, और इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, परिवृत्त त्रिभुज। क्या बोलते हैं माय डियर, परिवृत्त। परि मतलब बाहर, वृत्त यानी वृत्त ही, यानी जो बाहर वृत्त बने उसे हम परिवृत्त कहते हैं। तो आई होप कि अब आप समझ पाए होंगे। तो ये आपने 9-10 में पढ़ भी रखा होगा, ना भी पढ़ा हो तो अब आप ऐसा समझ लीजिए कि कोणों के अर्धकों से अंतः केंद्र और आपका अंतः वृत्त बनता है, और कोणों के अर्धकों के संगमन बिंदु से परिकेंद्र बनता है, और परिकेंद्र और परित्रिज्या की दूरी लेकर एक वृत्त बनाते हैं। तो ये हमारा बनता है परिवृत्त। क्या बनता है माय डियर, परिवृत्त। अब हम चर्चा करते हैं इसके कंसेप्ट के बारे में। एक बात आपने नोटिस किया होगा, यदि मैं इसको थोड़ा सा अभिरेज करने का प्रयास करता हूँ और यदि इसको इस प्रकार मिला दूँ, तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सर्कम रेडियस है। ये हमारा क्या है, सर्कम रेडियस है। तो एक थ्योरम थी माय डियर, थ्योरम क्या था कि किसी भी वृत्त की एक जीवा, किसी भी वृत्त की एक जीवा, ये एक जीवा है जिसे हम क्या बोलते हैं माय डियर, कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। किसी भी वृत्त की एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, यानी इस केंद्र है, यही तो केंद्र है हमारा, यानी इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, इसी जीवा द्वारा वृत्त के शेष परिध पर बनाया गया कोण, ये हो गया आपका शेष परिध पर बनाया गया कोण, ये दुगुना होता है। थ्योरम मैंने क्या बोले, एक थ्योरम थी कि किसी भी वृत्त की एक जीवा द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण इसी जीवा द्वारा शेष परिध पर बनाया गया कोण से ये दुगुना होता है। ये क्या होता है, दुगुना होता है। क्या होता है माय डियर, दुगुना होता है।
तो जब दुगना होता है तो इसी थ्योरम को हम आगे अपने फार्मूले के तौर पर ले लेते हैं कि यदि आपको इस प्रकार से परित्रिज्या दिया हो और आपसे ये कोण पूछ रखा हो या कि ये दे रखा हो, यदि ये दे रखा हो तो ये पूछ रखा हो, तो कैसे निकालेंगे। और ये क्वेश्चन आते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कोण बी आई सी आपसे पूछे, कोण बी आई सी की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखेंगे 2 गुणे कोण 1 बराबर होगा, 2 गुणे कोण 1 बराबर होगा। यानी कोण ए जितना होगा इसका 2 गुना कौन होगा, आई होगा। इसी प्रकार कोण सी आई ए क्या होगा, तो आप कह रहे होंगे 2 कोण बी के बराबर होगा। और साथ ही साथ तीसरा जो हमारा निकल के आएगा कोण ए आई बी, तो ये 2 कोण सी के बराबर होगा। इस बात को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मैंने थ्योरम भी आपको बता दी कि किसी भी वृत्त की एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त के शेष परिध पर अंतरित कोण से 2 गुना होता है, से 2 गुना होता है, या यह क्या होता है, आधा होता है। मान के चलिए आपसे ये दे रखा हो, ये पूछ रखा हो, तो इसका आधा कौन होगा, कोण ए। यानी कोण ए निकालना हो तो आप आगे क्या कर सकते हैं, कोण ए निकालना हो तो डिवाइड बाय 2, कोण बी निकालना हो तो आप क्या कहेंगे, डिवाइड बाय 2, कोण सी निकालना हो तो क्या कहेंगे, डिवाइड बाय 2। यानी ये आधा होगा इस, मतलब ये 2 गुना होगा इससे और ये आधा होगा इससे। तो ये बात आप नोट करके रखेंगे और समझ के रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस प्रकार डायग्राम बना के दे देता है। तो आपको कैसे ये इमेजिन करना, कैसे सोचना है कि ये यही कंसेप्ट लगेगा। तो अंतः केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र में आपको ध्यान रखना कोणों के अर्धकों को संगमन बिंदु से बनता है अंतः केंद्र, और परिकेंद्र क्या होता है, भुजाओं के अर्धकों से बनता है परिकेंद्र। अंतः केंद्र में मैंने क्या बताया था कि जो केंद्र पे बनेगा कोण वो 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए से बनता है। साथ ही साथ जब परिकेंद्र की बात करेंगे तो ये 2 गुना बनेगा श्वेत परिध पर बने कोण से। इतना नोट करके रखें, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यदि ये कंसेप्ट आपसे याद है तो बड़ा आसान से क्वेश्चन माइंड कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। आइए कुछ चीज़ें और भी सीखते हैं और भी इंक्लूड करते हैं इसी में। एक चीज़ मैंने और नहीं बताई माय डियर, तो इस चीज़ को आप नोट करके रखेंगे कि ए आई बी आई एंड सी आई इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब आर क्या है, आपकी परित्रिज्या है, यानी सरकम रेडियस है। साथ ही आपसे सरकम रेडियस पूछ ले के बताइए सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे। तो ए बी सी क्या है, ये भुजाएं हैं, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। यानी ए बी सी अपॉन 4a मतलब एरिया है आपका, तो 4 इंटू ए, और ऐसे निकाल रहे होंगे तो आपका परित्रिज्या मिल रही होगी। आगे और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो इसमें पहला इंक्लूड है कि ये जो सरकम रेडियस है वो 3 तरीके से बनता है और अलग अलग। तो यदि त्रिभुज आपके पास न्यून कोणीय त्रिभुज हो, क्या हो माय डियर, न्यून कोणीय त्रिभुज, यानी तीनों ही कोण क्या हो, न्यून कोण हो। और न्यून कोण हो तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए न्यून कोणीय त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है। तो याद रखेंगे कि न्यून कोणीय त्रिभुज में जो परिकेंद्र होगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। याद रखेंगे न्यून कोणीय त्रिभुज में जो परिकेंद्र होगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। ये कौन सा था, हमारा न्यून कोण था। अगला मैं दूसरा कहूँ कि यदि हमारा इस प्रकार का त्रिभुज बना होता तब कहाँ बनता, किस प्रकार माय डियर, इस प्रकार यदि त्रिभुज बनता। अब इस त्रिभुज में अब आपसे पूछा जाता कि बताइए अब जो आपका परिकेंद्र होगा तो वो कहाँ बन रहा होगा। तो याद रखेंगे जो अधिक कोणीय त्रिभुज, चूंकि ये अधिक कोणीय त्रिभुज है, हमारा कौन सा कोण है, अधिक कोणीय त्रिभुज है, यानी ए बी सी, ये कैसा त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज। तो जब अधिक कोणीय त्रिभुज में आपसे पूछा जाए परिकेंद्र कहाँ बनेगा, तो याद रखेंगे परिकेंद्र जो होगा तो अधिक कोणीय त्रिभुज में आपका त्रिभुज के बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा माय डियर,
त्रिभुज के बाहर और अधिक कोणीय के सामने, अधिक कोणीय त्रिभुज के सामने। इस भुजा का अर्धक यहाँ गया, इस भुजा का अर्धक इधर गया और इस भुजा का अर्धक इधर, यानी तीनों भुजाओं का अर्धक जहाँ मिल जाएगा वही हमारा क्या बनेगा, परिकेंद्र। तो याद रखेंगे न्यून कोणीय त्रिभुज में जो त्रिभुज का परिकेंद्र बनेगा वो कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर। अधिक कोणीय त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर। और एक और है हमारा समकोणीय त्रिभुज। तीसरा हमारा कौन है, समकोणीय त्रिभुज। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि समकोणीय त्रिभुज में कहाँ बनेगा, तो याद रखेंगे कि समकोणीय त्रिभुज में जो परिकेंद्र बनेगा वो आपका समकोणीय त्रिभुज कर्ण के में ही बनेगा। कहाँ बनेगा माय डियर, कर्ण भुजा पर, और वो भी बीचों बीच यानी मध्य में बनेगा और त्रिभुज पर ही बनेगा। तो 3 पॉइंट नोट करके रखेंगे कि समकोणीय त्रिभुज में जो परिकेंद्र बनेगा वो कर्ण भुजा पर बनेगा और त्रिभुज पर ही बनेगा, यानी ये त्रिभुज में ही बन गया। और जब न्यून कोणीय त्रिभुज में पूछा जाए कि परिकेंद्र कहाँ बनेगा, तो आप बताएंगे न्यून कोणीय त्रिभुज में जो परिकेंद्र होगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा, और अधिक कोणीय त्रिभुज में जो परिकेंद्र बनेगा वो कहाँ बनेगा, त्रिभुज के बाहर और अधिक कोण के सामने। याद रखेंगे माय डियर, अधिक कोण के सामने, ये अधिक कोण है तो अधिक कोण के सामने ही त्रिभुज परिकेंद्र बनेगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन, चूंकि आपका एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप से होता है तो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे। और ये कैसे वेरीफाइड होता है, तो आप बचपन में यदि आपने 9-10 क्लासेस में इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप इनका भुजाओं का अर्धक कर रहे होंगे और तीनों को बढ़ा बढ़ा के आगे पीछे मिला रहे होंगे। तो जहाँ मिलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अधिक कोणीय में हमेशा अधिक कोण के सामने ही मिलेगा और त्रिभुज के बाहर मिलेगा। न्यून कोणीय त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर बनेगा, और समकोणीय त्रिभुज में जब आप निकाल रखे होंगे परिकेंद्र तो समकोण के सामने वाली भुजा यानी कर्ण के बीचों बीच बन रहा होगा और किस पे, त्रिभुज पर ही बन रहा होगा। तो आई होप कि ये तीनों ही कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, और ये भी क्लियर हो गया और ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आइए हम और भी कुछ चीजें सीखते हैं, तब तक पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब आइए अगला सीखते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या है माय डियर, ध्यान देंगे कि त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के, मान के चलिए एक त्रिभुज है तो ये ए है और बी है और ये आपका सी है। तो त्रिभुज ए बी सी के, या कोई भी त्रिभुज हो, ये मुझे नहीं पता कि ये आपका समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु है, न्यून कोणीय, अधिक कोणीय, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को, मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को, मध्यिकाओं के, एक मिनट माय डियर, किसी भी त्रिभुज के मध्यिकाओं के संगमन बिंदु, यानी आपकी मध्यिका के संगमन बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्रक। ये आपका त्रिभुज है और ये आपकी मध्यिका हो गई, यानी ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसकी ए डी ई बी ई और सी एफ, ये तीनों क्या हमारी मध्यिका है। तो केंद्रक क्या है, किसी भी त्रिभुज के मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को, मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। साथ ही साथ ये जो मध्यिका होती हैं ये हमेशा 2:1 में विभाजित होती हैं। किस अनुपात में माय डियर, 2:1 में विभाजित होती हैं। अब मैं आपको मध्यिका के बारे में बता दूं कि मध्यिका आखिर क्या है, यानी मीडियन क्या है, मीडियन। तब मीडियन क्या है, किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा का मध्य बिंदु, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु तथा इस भुजा के विपरीत शीर्ष को, इस भुजा के विपरीत शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि किसी भी त्रिभुज के भुजा का मध्य बिंदु, चाहे इस त्रिभुज के ये भुजा हो, चाहे इस त्रिभुज की ये भुजा हो, चाहे ये भुजा हो, तीनों भुजा में से कोई भी भुजा
तो भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का विपरीत शीर्ष, यानी यही विपरीत शीर्ष है, और इस विपरीत शीर्ष और इस मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड हमारी क्या कहलाती है? मध्यिका कहलाती है। और मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। मध्यिका की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वह स्वयं में 2:1 में विभाजित होती है, यानी ये पूरी लेंथ जो होती है वो 3 यूनिट होती है। तो जहाँ पास केंद्रक बनता है तो केंद्रक की इधर नीचे का पार्ट 1 यूनिट होता है, ऊपर का पार्ट 2 भाग होता है। तो ये सभी ही मध्यिकाओं में यही सेम कंसेप्ट होता है। तो याद रखेंगे, किसी भी त्रिभुज की मध्यिका जो होती है वह स्वयं में 2:1 में विभाजित होती है, और मध्यिका जो होती है वह किसी भी त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु और अपने विपरीत शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को ही हम मध्यिका कहते हैं। साथ ही एक बात और समझिएगा कि जो मध्यिका होती है वह त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल में डिवाइड करती है। यानी मैं ऐसे बात करूं कि यदि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज आपका है और इस त्रिभुज की ये मध्यिका है, ये क्या है माय डियर? मध्यिका है। तो ये मध्यिका हमेशा याद रखेंगे कि जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा, यानी मध्यिका हमेशा 2 समान क्षेत्रफल, 2 समान भागों में या 2 समान क्षेत्रफल भागों में ये डिवाइड करती है। कौन? मध्यिका। और स्वयं में ही 2:1 में भी विभाजित होती है। तो बहुत ही कंसेप्चुअल था ये, और आपको जानने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि यही सारे यूज़ होते हैं आगे, और जहाँ आपकी गाड़ी रुक जाती है जब ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो याद रखेंगे, मध्यिका हमेशा 2:1 में डिवाइड भी रहती है, और मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। यानी अब इसमें आपको समझना है, जहाँ केंद्रक की बात आएगी तो मतलब ये मध्यिका ही होगी, और मध्यिका 2:1 में विभाजित हो रही होगी। और मध्यिका हमेशा भुजा के मध्य बिंदु में होती है, यानी ये और ये समान 2 भागों में डिवाइड हुए होते हैं। तो ये था हमारा इसके बारे में, और अब अगले कंसेप्ट में चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है लंब केंद्र। आइए माय डियर, अब सीखते हैं लंब केंद्र क्या है, यानी अर्थो सेंटर। तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, या ऐसे समझिए कि माय डियर कि लंब केंद्र क्या है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्षों के, याद रखेंगे, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। शीर्ष लंबों के, यानी ये हमारा पॉइंट क्या कहलाता है? लंब केंद्र। अच्छा, लंब केंद्र कैसे बनता है? शीर्ष लंबों से। शीर्ष लंब कौन है? ये हमारा शीर्ष लंब है। और तो शीर्ष लंब क्या कहलाते हैं? इसमें 2 पॉइंट आता है माय डियर, ध्यान रखेंगे। शीर्ष लंब एक आता है, क्योंकि शीर्ष लंबों के ही संगमन बिंदु को लंब केंद्र बोला जाता है। यानी अर्थो सेंटर क्या है? शीर्ष लंबों के संगमन। तो ये हमारा शीर्ष लंब है, यानी आपका ये डी हो जाए, ये ई हो जाए और ये एफ हो जाए, तो ए डी, बी ई और सी एफ ये क्या है? शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को अर्थो सेंटर बोलते हैं या लंब केंद्र बोलते हैं। और शीर्ष लंब क्या है? तो याद रखेंगे माय डियर कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। लंब का मतलब होता है माय डियर 90 डिग्री। याद रखेंगे, जब भी लंब की बात हो यानी परपेंडिकुलर की बात हो तो हमेशा 90 डिग्री ही बनता है। यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या डाल रहे हैं? लंब डाल रहे हैं। और जब मध्यिका के बारे में हम सीख रखे थे तो मध्यिका वो लंबवत नहीं होती थी, वो सिर्फ समद्विभाजित करती थी। याद रखेंगे, तो जो मध्य बिंदु होगा जरूरी नहीं कि वो लंब ही हो, लेकिन जो लंब होगा वो हमेशा क्या होगा? शीर्ष से और भुजा के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो ये शीर्ष लंब है। तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, और शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को अर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहा जाता है। अब बात इसमें 3 आ जाती है कि अब ये लंब केंद्र बनता कहाँ कहाँ है? तो याद रखेंगे, न्यून कोणीय त्रिभुज में, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। न्यून कोणीय त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर। दूसरा पॉइंट हो गया अधिक कोणीय त्रिभुज में। यदि मैं इस प्रकार से एक त्रिभुज बना दूं अधिक कोणीय,
और आपसे बोला जाए कि अधिक कोणीय त्रिभुज में शीर्ष लंब कहाँ बनेगा, तो याद रखेंगे कि अधिक कोणीय त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होगा वह त्रिभुज के तो बाहर बनेगा। याद रखेंगे कहाँ बनेगा माय डियर, त्रिभुज के बाहर बनेगा। और साथ ही साथ त्रिभुज के बाहर तो बनेगा, लेकिन कहाँ, त्रिभुज के बाहर तो बनेगा, लेकिन अधिक कोणीय के जस्ट पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा माय डियर, अधिक कोणीय त्रिभुज के पीछे बनेगा। क्यों, क्योंकि शीर्षों से सम्मुख भुजा पर तो डाले जा रहे थे लंब, तो शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डालेंगे, ये शीर्ष होगा, ये शीर्ष होगा और ये शीर्ष होगा, तो इस पे लंब डालेंगे तो इस पे जाएगा हमारा, इस भुजा पे डालेंगे लंब तो यहाँ जाएगा हमारा, और इस भुजा पे डालेंगे तो लंब इधर जाएगा हमारा। लेकिन ये मिलेंगे नहीं, ये मिलेंगे कहाँ, जब इनको क्रम से बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिलेंगे, त्रिभुज के बाहर, वो भी बड़े कोण के विपरीत बनेगा। तो याद रखेंगे कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब डाले जाते हैं शीर्ष लंब कहलाते हैं। तो न्यून कोणीय में जो शीर्ष लंब बने, वो लंब केंद्र बनेगा, वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। अधिक कोणीय त्रिभुज में जो बनेगा वो त्रिभुज के बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा माय डियर, त्रिभुज के बाहर, वो भी अधिक कोणीय भुजा के, अधिक कोणीय के पीछे। और जो आपका एक अंतिम बनता है समकोणीय त्रिभुज, हम कौन सा माय डियर, समकोणीय त्रिभुज। तो आपसे पूछा जाए समकोणीय त्रिभुज लंब केंद्र कहाँ बनेगा, तो समकोणीय त्रिभुज में जो लंब केंद्र बनेगा वो आपका कहाँ बनेगा, यहीं पास बन जाएगा, समकोण पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा माय डियर, समकोण पर ही। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी, यानी न्यून कोणीय त्रिभुज के अंदर, अधिक कोणीय त्रिभुज के बाहर लेकिन अधिक कोण के पीछे, और समकोणीय त्रिभुज में समकोण, जहाँ पास समकोण बनेगा वहीं ही इसका लंब केंद्र भी बनेगा। सानी माय डियर, एक बात और आप समझिए कि जो आपका समबाहु त्रिभुज होगा, कौन सा, अभी तक तो मैंने सारे त्रिभुज में डिस्कस करते गए, लेकिन मैंने एक त्रिभुज नहीं बनाया, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ये सब कहाँ बनेंगे, जितने अभी तक मैंने सब में बताया, तो समबाहु त्रिभुज यदि बनता तो कहाँ बनेंगे, ये मन में तो आना चाहिए सभी का प्रश्न। तो एक चीज याद रखेंगे, यदि समबाहु त्रिभुज बने, कौन सा त्रिभुज बने, समबाहु त्रिभुज, तो याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज में हमेशा त्रिभुज के अंदर, कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर और एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु में बनेगा। जितने भी आपका होगा, चाहे अंतः केंद्र हो, चाहे परिकेंद्र हो, चाहे लंब केंद्र हो, और चाहे आपका केंद्रक हो। याद रखेंगे कि यदि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनता है तो जितने भी होंगे लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, वो सभी के सभी त्रिभुज के अंदर और एक ही बिंदु पर बनेंगे। तो आई होप कि अब आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने अधिक कोणीय में बात किया, न्यून कोणीय में बात किया, समकोणीय त्रिभुज में बात किया, लेकिन यदि समबाहु त्रिभुज बन जाता तब कहाँ बनता, तो सभी के लिए एक ही पॉइंट रहेगा समबाहु त्रिभुज में कि एक ही जगह सारे बनेंगे, चाहे वो आपका अंतः केंद्र हो, लंब केंद्र हो, परिकेंद्र हो या केंद्रक हो। आई होप कि ये पूरे पॉइंट अब आपके क्लियर हो गए होंगे। अब एक कुछ चीज और सीख लेते हैं समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड आप सीख रहे होंगे, तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। यदि तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये आपकी परित्रिज्या कहलाएगी और ये आपकी अंतःत्रिज्या कहलाएगी, और ये भुजा ए होगा, ये भी भुजा ए होगा और ये भी भुजा ए होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों ही भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। क्या होती है माय डियर, इक्वल होती है। तो आपको पता है कि केंद्र से, मैंने कहा ना, सारी चीज़ें एक ही पॉइंट में बनेगा, तो यही परिकेंद्र, यही अंतः केंद्र, यही लंब केंद्र, यही केंद्र, सभी एक ही जगह है समबाहु त्रिभुज में। तो आपसे यदि अभी तक मैं सारे रेडियस वगैरह निकालना सिखा दूंगा आपको बाद में, तो यदि
यदि इसमें इन रेडियस पूछा जाए यानी अंतः त्रिज्या क्या होगी, अंतः त्रिज्या क्या निकलेगी इसकी, क्योंकि मैंने सारे अंतः त्रिज्या निकलवाना सिखाया, तो इसमें अंतः त्रिज्या क्या होगी, तो अंतः त्रिज्या होगी a/2√2, a/2√3 होगा माय डियर, a/2√3। और यदि आपसे परित्रिज्या पूछे जाए कि परित्रिज्या क्या होगी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, तो परित्रिज्या आप निकाल रहे होंगे तो a/√3। ये कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करके रखना है कि समबाहु त्रिभुज के जो अंतः त्रिज्या होगी वो क्या होगी, a/√3 होगी, और समबाहु त्रिभुज में जो परित्रिज्या होगी यानी सर्कम रेडियस होगी वो a/√3 होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है, पहले आपको मैंने लंब केंद्र अंतः केंद्र में रेडियस निकालना बताया कैसे कैसे निकाले जाते हैं, तो ये इस प्रकार से ये डायरेक्टली यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको लिखवा दिया। यदि इसका एरिया पूछ लेते हैं कि बताए समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो √3/4 × a²। और यदि आपसे इसी में क्या पूछ लेता कि बताइए हाइट, बताइए क्या, बताइए हाइट या लंब केंद्र, सॉरी लंबाई पूछ लेता या ऊंचाई आपसे पूछ लेता, किसी में ऊंचाई बताइए कि ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई या h हाइट आपसे पूछ लेता, तो आप क्या कर रहे होते, तो √3/2 × a, √3/2 × a। तो ये कुछ समबाहु त्रिभुज के लिए आप नोट करके रखेंगे कि यदि यहाँ से यहाँ तक की हाइट पूछ ले तो ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, इसका एरिया पूछ ले तो √3/4 × a² आपको यूज़ करना है, इसका सर्कम रेडियस पूछ ले तो a/√3, इसका इन रेडियस पूछ ले तो a/2√3। इनमें से आप यूज़ करके और अपने आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और कमेंट करके बताएंगे ज़रूर भी कि यस या नो। आइए अब कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी देखते हैं। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजाओं से कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो कोण बी और सी की मान बताइए। कहता है कोई त्रिभुज है एबीसी, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया, ये त्रिभुज एबीसी है। कहता है भुजाओं से कोण बी तथा कोण सी, ये कोण बी और ये कोण सी हैं कि समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक कोण का ये होगा और इस कोण का समद्विभाजक ये होगा, और ये कुछ यहाँ पास ऐसे मिल रहा होगा माय डियर, और ये आपस में कोण समद्विभाजक इस पॉइंट पे मिल रहे होंगे। कहते हैं बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो ये बिंदु ओ पर मिलते हैं। कहता है कोण BOC का मान बताइए, BOC यानी कोण BOC की वैल्यू आप बताइए कि क्या होगा। जैसा कि मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि कोई भी त्रिभुज दिया हो और उनके कोणों को अर्धक दे रखा हो, यानी कोण B और कोण C का अर्धक क्या होगा, बिंदु O पर मिलेंगे, और इस प्रकार पूछ रखा हो, तो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट सिखाया था कि 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण A, ये आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा तो आप इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे कि ये यदि त्रिभुज इस प्रकार से हो और इन दो कोणों का समद्विभाजक बिंदु O पर मिलता हो, तो आपसे पूछ रखो BOC का मान बताइए, तो आपको क्या देना है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण A। और इस अप्रोच को अपनाकर आप अपने आंसर आसानी से और जल्दी दे सकते हैं। साथ ही इसका एक अगला कंसेप्ट और मैं देता हूं आपको। मान के चलिए इसी त्रिभुज में अब एक ऐसा प्रश्न आ जाता कि त्रिभुज यही रहता और थोड़ा सा इसको अब हिडन करके रखेंगे। अब इसका एक नया कंसेप्ट अब इसी में और बना के वो देता आपको कि यदि त्रिभुज ABC में भुजा AB को D तक बढ़ाया गया तथा AC को E तक बढ़ाया गया, मान के चलिए ऐसा कुछ आपको दे रखा, यानी AB को इस प्रकार D तक बढ़ाया गया और AC को E तक बढ़ाया गया। अब वो कहीं यहीं पास बोल देता कि कोण CBD का अर्धक
एंड बी सी ई का अर्धक, ये ऐसे अर्धक एक दूसरे को बिंदु ओ पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं माय डियर? बिंदु, ये ओ हो ही चुका है तो इसको एफ मान लेते हैं। अब आपसे पूछ देते हैं कि बताइए कोण एफ का मान क्या होगा, यानी बी एफ सी। आपसे कोण पूछ देता है बी एफ सी का मान कितना होगा। इसी में दो कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया। पहला कोणों बी और सी का अर्धक से निकाले तो ये आपको निकाल सकते थे। अब इसी त्रिभुज को ए बी भुजा को डी तक बढ़ा दिया गया, ए सी को ई तक बढ़ा दिया गया, कोण बी और सी का अर्धक बिंदु एफ पर मिलते हैं, तो बी एफ सी का मान क्या होगा? इस कोण की वैल्यू आप बताइए कितनी होगी। तो जब भी इस कंसेप्ट में आए तो आपको क्या करना है, यहाँ 90 डिग्री प्लस हाफ हाफ ए कर रहे थे, अब यहाँ आप क्या करेंगे कि कोण जब बी एफ सी मिले पूछा जाएगा तो 90 डिग्री माइनस हाफ हाफ कोण ए कर रहे होंगे। क्या करना होगा माय डियर? 90 डिग्री माइनस हाफ हाफ कोण ए। आई होप कि अब आप ये बात समझ पाए होंगे, यानी 90 डिग्री माइनस हाफ हाफ कोण ए। यहाँ प्लस करते हैं और यहाँ आपको माइनस करना होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इवन एसएससी, रेलवे और अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे इससे कम से कम हर सेट में 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे थे, और वो भी लेवल 2 की बात कर रहा हूँ, यानी सेकेंड सीबीटी की बात कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप याद रखेंगे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपसे आसान से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए इसका मान कितना होगा। तो यहाँ कोई एक कोण का मान दे देगा, बाकी आपसे पूछ रखा होगा, तो यहाँ देने से ये भी वो पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों कंसेप्ट नोट डाउन करके रखना है और क्लियर रखना है। तो याद रखेंगे जब भी ऐसा आए तो इस अप्रोच को अपनाना है, और जब भी ये कोण पूछा जाए तो इस अप्रोच को अपनाना है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार का है, कंसेप्ट नंबर 2। कहते त्रिभुज एबीसी में एडी जो है, तो माय डियर मैं जो ये बता रहा हूँ इसके अलावा और भी त्रिभुज के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको कैसे अप्रोच अपनाएंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यानी कहती है त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का कोण समद्विभाजक है। यदि मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं डायग्राम के थ्रू, तो कैसे ये हमारा बनेगा कि एक त्रिभुज एबीसी आप बना लेंगे, ये आपका त्रिभुज एबीसी होगा, यानी ए बी एंड सी। एबीसी में कहता है एडी जो है कोण बीएसी का कोण समद्विभाजक है, यानी एडी है जो बीएसी यानी इस कोण का समद्विभाजक है। ऐसा हम बना लेते हैं माय डियर कि ये इस प्रकार से ये समद्विभाजक होगा। ये पॉइंट हमारा डी है, ये जो क्या है समद्विभाजक है, यानी इस कोण को 2 समान भागों में विभाजित करता है। आगे कहता है ए जो है तो बीसी पर लंब है, यानी ये ऐसे एक डायग्राम बनाए तो ये क्या बनेगा आपका ए ई। क्या बनेगा माय डियर? ए ई। और ये क्या है? लंब है, तो लंब इस प्रकार बनाया जाता है। अब आपको सोचना होगा कि ये डी जो है ये समद्विभाजक है कोण का, और जो ए ई है वो लंब है। अब आपसे कोण क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डी ए ई यानी इस कोण का मान बताइए कि ये कितना होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए, क्या मैं बताने जा रहा हूँ माय डियर कि जब भी ऐसा ये प्रश्न आपके सामने आए तो आपको करना क्या है कि कोण डी ए ई का मान निकालने के लिए 1/2 कोण ए बी सी माइनस कोण ए सी बी, यानी कोण बी और कोण सी का माइनस करेंगे और उसका 1/2 करेंगे तो ये कोण का मान आपको मिल जाएगा। इनकी प्रूफ भी हैं, लेकिन मैं आपको एज अ कंपटीशन के तौर पर क्लासेस ले रहा हूँ, इसलिए एक अप्रोच सिखा रहा हूँ और आप इस अप्रोच को देखिए। प्रूफ हम फिर कभी कर लेंगे जब ज़रूरत लगेगी। तो अभी आप कॉन्सेप्ट सीखिए कि यदि इस प्रकार का कोई त्रिभुज आ जाए और इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है तो आपको क्या करना, बी और सी का माइनस करके 1/2 करेंगे तो आपको कौन सा कोण मिल जाएगा? ये कोण मिल जाएगा।
DAE का मान। आई होप क्लियर है। वैसे भी आप समझिए कि ये कोण अर्धक है और कोण अर्धक सम्मुख भुजा को मिलाने वाला क्या होता है कि सम्मुख भुजा को मिला रहा है तो ये समान है। अब ये आपस में बराबर है और इसकी वैल्यू निकालना है और ये इक्वल है, तो आप समरूपता जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए और नोट डाउन करिए। क्लियर। एंड इसी में एक अगला कंसेप्ट है और इसको इरेज ही करना पड़ेगा। आइए दो कंसेप्ट और सीखते हैं माय डियर। कहता है कि त्रिभुज ABC में यदि BC को बिंदु D तक बढ़ाया जाता है तथा AE कोण A की समद्विभाजक है तो ABC कोण ABC प्लस कोण ACD बराबर कितना होता है। आइए चित्र के माध्यम से सीखते हैं और जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो नो डाउट आपको ये फिगर दे के रखेगा और देन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों का सम कितना होगा। तो आप बेफिक्र रहिए, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो डायग्राम आपको ज़रूर देगा। तो बोला है त्रिभुज ABC में, तो मैंने ABC बनाया है। कहता है BC को D तक बढ़ाया गया तो इसी BC को D तक बढ़ा दिया गया है। आगे बोलता है कि AE ये जो है कोण A का अर्धक है, समद्विभाजक है, यानी समद्विभाजक है, यानी इसको दो समान भागों में विभाजित करता है, तो AE यहाँ तक गया है। तो वो कहता है कि ABC यानी ये पूरा कोण ये पूरा कोण B और ये पूरा कोण C, यानी कोण B और कोण C जो है बराबर होता है 2 गुना इस कोण के, यानी इन दोनों का सम AEC के दुगने के बराबर होता है। इन दोनों का योग, अचानक से लाइट गोल हो गई और तो इसको सीख लेते हैं कि इस कोण और इस कोण का योग इस कोण के 2 गुने के बराबर होता है। और नेक्स्ट है आखिरी हमारा कि त्रिभुज ABC में यदि भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया जाता है तथा कोण ABC व ACD की समद्विभाजक बिंदु E पर मिलती है। एक त्रिभुज बनाता हूँ माय डियर। इस प्रकार आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। कहता है त्रिभुज ABC, तो ये A है, ये B है और ये आपका C है। कहता त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D तक, भुजा BC को बिंदु D तक, ये मान के चलिए आपका बिंदु D है, D तक बढ़ाया जाता है तथा